हेलो फ्रेंड्स। सीएमए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लेकर के हम यहाँ पर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हम मेजर पोर्शन यहाँ रिवीजन के फॉर्म में इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जैसा कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जो करंट एसेट इस साइड होती है और करंट लाइबिलिटी इस साइड होती है, इसका पूरा पूरा मैनेजमेंट हमको अभी करना है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का टॉपिक ही यही कहता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी फिक्स्ड एसेट, दैट मीन्स मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे चीज़ों के साथ इक्विटी शेयर कैपिटल से लाए हुए पैसों को यहाँ इन्वेस्ट कर देती है, और जब उनको बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करना होता है देन उनको वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। और वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन ही ये कहती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, मतलब वर्क करने के लिए कैपिटल, वर्क करने के लिए कैपिटल, ओनली वर्क करने के लिए। दैट मीन्स फिक्स्ड एसेट इसमें नहीं आ रहा है, इसमें मशीनें नहीं है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिक्स्ड नेचर की जो भी आपके यहाँ पर एसेट्स हैं ये सारे फाइनेंस इससे हो चुकी हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने फिक्स्ड नेचर में इन्वेस्ट किए हुए मशीनों को, उनकी बिल्डिंग को चलाने के लिए, मतलब उनको सेल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद से लेकर के फिनिश गुड्स बेचने तक जितने भी ऑपरेशनल नेचर की गतिविधियां होती हैं उसमें वर्किंग करने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वर्किंग नेचर की जो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक है। वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट यदि नहीं हो पाया प्रॉपर, तो या तो आपका इन्वेस्टमेंट आपके डेटर्स में बहुत ज़्यादा होता जाएगा। डेटर्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब आप क्रेडिट में गुड्स सेल करते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि हमको वसूली प्रॉपर हो रही है या नहीं। आपके क्रेडिटर्स, मतलब आपके जो सप्लायर हैं वो आपको क्रेडिट में जो गुड्स दे रहे हैं उनका पेमेंट करने के लिए हमारे पास में प्रॉपर लिक्विडिटी है कि नहीं, वरना रेपुटेशन ख़राब होने का डर रहता है। क्रेडिटर्स को पेमेंट हम प्रॉपर टाइम पे करेंगे तो नेक्स्ट साइकिल में वो क्या होगा, फिर से हमको क्रेडिट में गुड्स देगा और अवेलेबल कराएगा हमारे एक कॉल पे। तो मतलब वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट किसी भी फिक्स्ड एसेट को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए या पूरे बिजनेस को प्रॉपर अच्छे से ऑपरेशनल वे में चलाने के लिए आवश्यक होता है। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने के लिए हमको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सारे फॉर्मूलेज हमको प्रैक्टिकली क्लियर हो, दूसरा हमको वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में नॉलेज हो। वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसा होता है वो थोड़ा ध्यान ध्यान से अपन समझें। जैसे कि आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, आप रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद आपका वो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, वर्क इन प्रोग्रेस के थ्रू आपका वो फिनिश गुड्स क्रिएट होगा, फिनिश गुड्स बनेगा। फिनिश गुड्स बनने के बाद आप उसको सेल करेंगे। सेल करने पे आपका या तो आप इधर कैश सेल कर लें तो डायरेक्टली आपको कैश रिसीव हो जाएगा, या तो आप उसको क्रेडिट में सेल करें तो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बनेगा और वो लोग आपको कैश देंगे। ये पूरी जो गतिविधियाँ होती है उसको वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल में ये कैश फिर से आपका यूटिलाइज हो जाएगा रॉ मटेरियल परचेज करने में, या तो ये रॉ मटेरियल आपको क्रेडिट में देंगे वो लोग, तो आपको कुछ समय बाद फिर से कैश इन देना पड़ेगा। कैश का यूटिलाइजेशन आपका रॉ मटेरियल परचेज करने या तो सडन और ऑफ जीरो पीरियड में तुरंत उसी समय हो जाएगा यदि कैश परचेज करके ला रहे हैं तो, या क्रेडिटर के थ्रू ला रहे हो, मतलब क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो आप उन क्रेडिटर्स को बाद में कैश पे उनको पे करोगे, साइकिल थोड़ा छोटा हो जाएगा। इस कैश का यूटिलाइजेशन रॉ मटेरियल पे होके फिर से आपका साइकिल चलता जाएगा, WIP फिनिश गुड्स बन के आप सेल करोगे, फिर से डेटर आपको कैश देंगे। ये साइकिल पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल कहलाता है। इसमें कहीं पर भी फिक्स्ड एसेट नहीं है, इसमें कहीं पर भी इक्विटी नॉरिश करने वाला इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। मतलब ये वर्किंग कैपिटल साइकिल प्योरली डिपेंड करता है करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी, जो हमने सीखा था। मीन्स कैश आपका स्टॉक में कन्वर्ट होगा, स्टॉक आपका डेटर्स में कन्वर्ट होगा, वो डेटर्स फिर से आपको कैश दे देंगे। ये साइकिल कंटिन्यूस चलता जाएगा। नाउ इस बैलेंस शीट में अब इस वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए हम करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करके हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। ये आपका फार्मूला हुआ। वर्किंग कैपिटल जो मैनेज करने के लिए फार्मूले की बात मैं कर रहा हूँ वो इस तरीके से होगा कि से फॉर आप अपने डेटर्स को, मीन्स जो कस्टमर हैं आपके जिनको आप गुड सेल कर रहे हो, उनको आप कितने पीरियड का क्रेडिट अलाउ करते हैं। यूजिंग द वर्ड अलाउ बिकॉज यू आर अलाउइंग क्रेडिट पीरियड टू योर कस्टमर्स,
एंड योर सप्लायर इज अलाउिंग क्रेडिट पीरियड टू यू, मीन्स कलेक्शन जो पेमेंट पीरियड हो रहा है क्रेडिटर्स के लिए, वो लोग कलेक्शन करेंगे, आप पेमेंट करेंगे, तो आपके लिए पेमेंट पीरियड हो गया। से फॉर कि आपको पेमेंट पीरियड 1 मंथ का अलाउ किया गया है, और आपको जो आप अपने कस्टमर को अलाउ कर रहे हो वो 3 मंथ्स का अलाउ कर रहे हो, मीन्स आपके डेटर्स को 3 महीने का टाइम आपने पेमेंट करने के लिए दिया है, और आपके सप्लायर आपको सिर्फ 1 मंथ का टाइम देते हैं। तो 2 मंथ्स के लिए जो आपका फंडिंग है वो जाम रहेगा। यही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमको पढ़ना है और सीखना है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बहुत आसानी से आपको ये चीज़ समझ, बहुत ध्यान से समझ, आपको हमेशा क्वेश्चन जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का या डेटा जो आपके पास रॉ डेटा रहेगा वो ये रहेगा कि एवरेज कलेक्शन पीरियड से फॉर 2 मंथ्स, मीन्स आप अपने डेटर्स से कलेक्ट जो है वो 2 मंथ्स में करते हैं। 2 मंथ्स का आपने क्रेडिट पीरियड उनको दिया हुआ है, तो कलेक्शन पीरियड आपका कितना हुआ, 2 मंथ्स का। तो कलेक्शन पीरियड मीन्स कलेक्शन किससे कर रहे हैं आप, अपने डेटर से। एवरेज डेटर अपॉन डेटर्स किससे क्रिएट हो रहे हैं, आपका क्रेडिट से। क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू, और मैंने आपको पहले ही दिखाया हुआ है रेशियो एनालिसिस में, आप जानते हैं फॉर्मूला, 2 मंथ्स यहाँ लिखा हुआ है, तो ये क्रेडिट सेल्स आपका मंथली होगा, इसका मतलब कि डिवाइड बाय 12, तो ये जो 12 है ये ऊपर चले जाएगा, डिवाइड बाय मीन्स जो कलेक्शन पीरियड होगा उसका फॉर्मूला क्या बन गया आपका, 2 मंथ्स जो आपका कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में दिया हुआ है इज इक्वल टू एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल्स। एवरेज डेटर या क्रेडिट सेल्स में से कोई भी एक चीज़ मान लो सेफ और आपकी मिसिंग है, तो आपके इस फॉर्मूले से बहुत ही ईजी वो चीज़ निकल जाएगी। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस में आपको बैलेंस शीट जो बनाते हैं आप उसमें एक एक 1 बाय 1 करके ये सारी चीज़ें करते जाना है, और कुछ भी नहीं रखा है फ्रेंड्स। मतलब बैलेंस शीट में आपको जो डेटा दिए हुए हैं उस डेटा के बेसिस पे ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है। दैट मीन्स डेटर्स कैश या बैंक हो सकता है क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया जाए, रिसीवेबल्स, डेटर्स, स्टॉक एक्सेट्रा। करेंट लाइबिलिटी में आपके पास में पेएबल्स, क्रेडिटर्स, ये सारी चीज़ें। तो फॉर्मूला क्या होता है जो बहुत ही सिंपली आपको फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। कलेक्शन पीरियड का जैसे मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया, वैसे ही सेम पेमेंट पीरियड भी होगा। पेमेंट किसको आप करोगे, आप अपने क्रेडिटर्स को करोगे। तो पेमेंट पीरियड से फॉर 1 मंथ दिया, तो 1 मंथ इज इक्वल टू पेमेंट आप किनको करोगे, अपने क्रेडिटर्स को करोगे, एवरेज क्रेडिटर अपॉन क्रेडिटर किससे अराइज होगा, आपका क्रेडिट परचेज से अराइज होगा, क्रेडिट परचेज, क्योंकि ये 1 मंथ में है, मंथली फॉर्म में है, तो आप इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, मंथली करेंगे आप इसको, 12 जो है वो आपका जा करके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय। तो इस केस में क्रेडिट परचेज यदि आपके पास है तो आप तुरंत ही क्रेडिटर्स एवरेज क्रेडिटर्स निकाल लेंगे। तो जो क्रेडिटर आप निकाल रहे हैं ये बैलेंस शीट में कहाँ पर आ जाएगी, करंट लाइबिलिटी में, क्रेडिटर के फॉर्म। और एक बार जब आपके ये सारे करंट एसेट्स और सारे करंट लाइबिलिटीज निकल जाएगी, तो करंट एसेट के टोटल में से आप करंट लाइबिलिटी का टोटल माइनस करेंगे और आपका ये वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। मीन्स वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, आपको वर्किंग कैपिटल की नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। नीड एक बार आप आइडेंटिफाई कर लिए, देन आप उसको क्या करते हैं, बैंक फाइनेंस के लिए लगाते हैं। जैसे आप लोग को बताया, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए बैंक के पास मेजरली मेनली दो फैसिलिटीज़ होती हैं। एक तो आपका कैश क्रेडिट की फैसिलिटी, दूसरी आपकी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। तो वर्किंग कैपिटल की इस तरीके से एनालिसिस करके आप वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट निकालने के बाद आप उसको, जो इसका आगे का यूटिलाइजेशन होगा वो बैंक में आप पुट करेंगे, तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट या देगी। उसके लिए एक टंडन कमेटी करके बनी हुई है जो 75% ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल का बैंक को सजेस्ट करती है कि आप फाइनेंस कर दें, और 25% उसमें प्रमोटर को खुद को लगाना पड़ता है। दैट मीन्स प्रमोटर का खुद का जो फंड है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन्स एक्सेट्रा, उसमें से 25% नॉरिश करेगा वर्किंग कैपिटल में, और 75% इस कैपिटल में बैंक फाइनेंस। टंडन कमेटी ने तो डिसाइड किया, उसके हिसाब से बैंक को ये कंफर्टेबल किया गया है कि बैंक 75% तक देते हैं, और उसके भी बनाने के 3 मेथड्स हैं, वो हम डील करेंगे लेटर ऑन। नाउ बैलेंस शीट में अब हम एक 1 बाय 1 हम देखते जाएं कि आपको जैसे सेफ और रॉ मटेरियल का स्टॉक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम बताया,
कि वर्किंग कैपिटल में आपको यहाँ पर स्टॉक मैंने लिख दिया, 3 टाइप के हो सकते हैं, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश। तो बहुत ही ध्यान से समझ, आपको रॉ मटेरियल आइडेंटिफाई करना है, तो आपको रॉ मटेरियल का पीरियड दिया हुआ होगा, से फॉर 30 डेज। रॉ मटेरियल आप 30 डेज के लिए रखते हैं अपने स्टॉक में, और फिर आपको उसको क्या करना होता है, कंज्यूम करना होता है। तो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड बोलते हैं उसको। जैसे यहाँ पे कलेक्शन पीरियड था आपके डेटर्स के लिए, पेमेंट पीरियड था आपके क्रेडिटर्स के लिए, वैसे ही होल्डिंग पीरियड होगा आपके स्टॉक के लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड से फॉर 30 डे, और हम ईयर में ये एज्यूम करके चलें कि 360 डे ईयर होगा। तो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला सेम ऐसे ही हो जाएगा। रॉ मटेरियल आपका यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपका एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय रॉ मटेरियल का जो टर्नओवर फैक्टर होता है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका डेली बेसिस पे चलेगा यहाँ पर, तो डिवाइड बाय 360 आपका मीन्स ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 30। अब आपको जब निकालना है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम से फॉर आपका 4800 है, 4800 है सिर्फ। तो उस केस में आप ये 360 मैंने बोला ऊपर चले जाता है, तो रॉ मटेरियल यहाँ पर आपका 30/360 मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम आपका 4800 साइड आकर के ऊपर चले जाएगा, इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलरली आपका इस फॉर्मूले से रॉ मटेरियल का एवरेज स्टॉक आ जाएगा, और ये आपका जो बैलेंस शीट रॉ मटेरियल के फॉर्म। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रॉपर ध्यान रखते हुए फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हुए आपको इन फिगर्स की वैल्यू निकाल, रॉ मटेरियल स्टॉक निकालना है। सेम ऐसे ही मैंने इसमें सिर्फ चेंज करना है, फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। WIP है तो WIP में आप तीनों को अलग अलग निकाल लेंगे। WIP का आप कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो हो सकता है कि उसमें मटेरियल का कंप्लीट पोर्शन लग गया, तो आप मटेरियल पूरा फुल ले लेंगे। लेबर और ओवरहेड का कुछ पार्शियल पोर्शन लिखा हो तो क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, तो आप उतना ही पोर्शन WIP का लेबर और ओवरहेड के फॉर्म में। फिनिश गुड्स की बात हम करें तो फिनिश गुड्स भी आपके क्योंकि करंट एसेट का पार्ट होता है, तो रॉ मटेरियल की जगह जब फिनिश गुड्स होगा तो फिनिश गुड्स में आप यहाँ पे एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखेंगे। उसका ड्राइवर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि फिनिश गुड्स कॉस्ट शीट में जस्ट फिनिश गुड्स के बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यदि वो नहीं दिया गया है तो आप उसको सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ले सकते हैं, वो भी नहीं दिया गया है तो सीधा आप सेल्स को ड्राइवर बना सकते हैं। सेल्स अपॉन 360 करेंगे यदि आपको डेज में दिया हुआ हो तो, और आप 12 करेंगे यदि में दिया हुआ। सिंपल फार्मूला एक ही है, आपको स्टार्टिंग से मैंने बता दिया। कलेक्शन पीरियड का भी फार्मूला वैसे ही सेम, पीरियड आप इधर लिखते हैं और किससे कलेक्शन करना है, ये कलेक्शन जो होता है वो उसका मेन फैक्टर कौन सा है, तो ये आपका हो गया सेल्स। इस तरीके से पेमेंट पीरियड करना है, इसका क्रेडिटर्स से अपन को पेमेंट करना है क्रेडिटर को, इसका ड्राइवर हो गया आपका परचेज। रॉ मटेरियल की बात हम करें, रॉ मटेरियल का ड्राइवर हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम, आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है वो ऊपर लिखना है। वैसे ही आपका WIP हो तो WIP का भी एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, उसका जो ड्राइवर हो गया वो आपका हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स की हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स वो नहीं है तो आपका टोटल सेल्स वो ले लेंगे। वैसे ही सेम यहाँ पर हम डेटर और क्रेडिटर की भी बात करें फ्रेंड्स, तो डेटर निकालने के लिए डेटर्स टर्न ओवर इज इक्वल टू टोटल टर्न ओवर अपॉन डेटर। और फ्रेंड्स आपको अच्छे से मालूम है कि डेटर के लिए टर्नओवर क्या होगा, डेटर के लिए टर्नओवर होगा क्रेडिट सेल्स। तो टर्नओवर मीन्स क्रेडिट एवरेज आपका बनेगा फॉर्मूला एवरेज डेटर टर्नओवर। तो वैसे ही डेटर को आप जब क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे तो कलेक्शन के लिए जो लिंक होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू पीरियड, ये भी होता है। वैसे ही अभी हम क्रेडिटर की बात करेंगे तो पेमेंट पीरियड से लिंक होगा उसका, उसमें लिंक क्या हुआ आपका, कलेक्शन पीरियड पेमेंट पीरियड रखें 1 अपॉन डेटर्स टर्नओवर हो जाता है। तो आप देखेंगे जैसे मैंने डेटर्स टर्नओवर रेशियो और अपॉन डेटर्स लिखा था, जो डेटर्स को हम डेटर्स से जो कलेक्शन करते हैं, डेटर्स के लिए जो अपन डेटर्स से कलेक्शन करते हैं में हम डेटर्स अपॉन टर्नओवर कर दिए। यहाँ पर फ्रेंड्स टर्नओवर अपॉन डेटर्स था, 1 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो है तो इसलिए ये रिवर्स होकर के
एवरेज डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स हो गया, ड्राइवर हो गया, इसका मतलब इसलिए वो रिवर्स हो गया। सेम वैसे ही हम क्रेडिटर्स पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में क्या होगा, क्रेडिटर का टर्नओवर परचेज, तो क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट पीरियड क्या होगा, 1 अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर, रिवर्स हो जाएगा ये। तब क्या होगा, एवरेज क्रेडिटर्स ऊपर आकर के क्रेडिट परचेज नीचे आ जाए। देखिए आप, एवरेज कलेक्शन पीरियड है, वैसे ही पेमेंट पीरियड होगा। पेमेंट किसको कर रहे हैं, ऊपर होकर के परचेज। तो बहुत सिंपल है, आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो के साथ करके इन्वर्स के रूप में आपको क्या पढ़ना है, कलेक्शन पीरियड, क्योंकि उनसे हमको कलेक्शन होता है, और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के साथ में आपको हम पेमेंट करते हैं, आप क्रेडिटर्स को पेमेंट पीरियड पढ़ना है। नाउ इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करके आप जो बैलेंस शीट बनाए हैं उसके 1 बाय 1 सारी एसेट्स को, करंट एसेट्स को निकालने के बाद आप करंट लाइबिलिटी भी निकालेंगे, और इससे आपका वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आप लेबर को पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स फॉर लेबर, क्रेडिटर्स फॉर वेजेस आप ये निकालना चाहें तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि लेबर्स कई कई ऑर्गेनाइजेशन, लेबर्स क्या होते हैं, जैसे वो फोर्टनाइटली पेमेंट करते हैं, हम उनको मंथली पेमेंट करते हैं, कई बार उनको हम 10 डेज़ में पेमेंट करते हैं, कई बार वीकली पेमेंट होता है। तो आपको वो चीज़ ध्यान देनी है, आपके बैलेंस शीट किसी भी डेट में से फॉर आप 31 मार्च 2020 बना रहे हैं, तो आपको किसी भी डेट में इनको जो आप पेमेंट कर रहे हैं उस लाइबिलिटी में कितना अमाउंट यहाँ पर आपका लाइबिलिटी के फॉर्म में आएगा। से फॉर आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो मार्च मंथ का जो पेमेंट है वो आप अप्रैल में किए, तो 1 मंथ का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो लाइबिलिटी वाला अमाउंट है वो आपके यहाँ पर शो हो जाए। तो मान लो आप सपोज हाफ ईयरली पे करते हैं, तो पूरा पूरा 6 मंथ का जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को, उसको आप 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को पे करेंगे, तो पूरे 6 मंथ का जो लाइबिलिटी है, 6 मंथ की लाइबिलिटी ये आपकी इस साइड आ जाएगी यहाँ। मतलब ये हो रहा है कि जो आपकी लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स फॉर लेबर के फॉर्म में, क्रेडिटर्स फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस के फॉर्म में आपके इस साइड करंट लाइबिलिटी। फ्रेंड्स, करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन बहुत ध्यान से समझ, जो भी लाइबिलिटी आपके विद इन 1 ईयर ड्यू हो रहा है, यू हैव टू पे दोज लाइबिलिटी विद इन एन ईयर, मतलब आपको 1 साल के अंदर जो भी लाइबिलिटी आपको पेमेंट करने के लिए बनती है उसको आपको 31 मार्च बैलेंस शीट में लिखी, 21 में आपको जितनी भी लाइबिलिटी पेमेंट करनी उसको आपको करंट लाइबिलिटी में का। करंट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है, करंट मीन्स रूटीन नेचर में, लाइबिलिटी का मतलब आपको पे करना है, मीन्स इस पर्टिकुलर ईयर में आपको जितनी भी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है रूटीन नेचर में, करंट लाइबिलिटी में। करंट एसेट का मतलब विद इन 1 ईयर बेसिकली देखा जाता है, आपको ये स्टॉक सेल करना है, WIP में कंज्यूम करना है, रॉ मटेरियल को कंज्यूम, आपको जो टेबल्स हैं आपको उससे कलेक्ट करना है पैसे, मतलब ये सारे करंट एसेट्स का वो पार्ट हुआ जो आपके विद इन 1 ईयर आपको रिसीव करना है, कलेक्ट करना। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर जो आपका इम्पोर्टेंट है वो ये WIP का ये WIP का डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। WIP से फॉर की फैक्ट्री का एक ऐसा पाइपलाइन जिससे कि रॉ मटेरियल इनपुट होता है और फिनिश्ड गुड्स बन करके, ये WIP की वो पाइपलाइन है। अब WIP का नाम WIP क्यों पड़ा, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि ऐसा काम जो कि स्टार्ट तो हो गया है, रॉ मटेरियल वी कैन नॉट से दिस एज अ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं है ये, तो रॉ मटेरियल को हमने स्टार्ट कर दिया, मतलब 100% रॉ मटेरियल तो इसमें लग गया। अब इसमें हमको एम्प्लॉय क्या क्या चीज़ करनी है, लेबर और ओवरहेड। आप यदि कॉस्ट एलिमेंट को ध्यान देंगे तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 3 चीज़ होती है। तो मटेरियल तो 100% इसमें लग गया, वो मटेरियल में अभी हम क्या करेंगे, लेबर और ओवरहेड को एम्प्लॉय करेंगे, मतलब कि लेबर्स में अपनी मेहनत इन्वॉल्व करेंगे, तब वो क्या होगा, रॉ मटेरियल WIP से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। और ओवरहेड मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उसमें हो गई, उसमें सारे टाइप के जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के रिलेटेड वो सारे एक्सपेंसेस को इन्वॉल्व करना है।
100% वो दोनों नहीं हुआ है। यदि वो दोनों 100% हो जाता तो हम इसको WIP नहीं कहते, ये फिनिश गुड्स बन जाता, इस स्टेज में आ जाता। इसलिए से फॉर कि ये 50% हुआ है और ये भी 50% हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि WIP को जो आपको बैलेंस शीट में इस सेगमेंट में WIP का कैलकुलेशन जब करना है तो उसके लिए आपको इन तीनों बहुत ही माइन्यूटली करना पड़ेगा। WIP में इन्वॉल्व ये तीनों चीज़ों को आपको लेनी पड़ेगी, मतलब मटेरियल के फॉर्म में कितना है, लेबर के फॉर्म में कितना है और ओवरहेड के फॉर्म में कितना है। नाउ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड इन तीनों के फॉर्म में आपका WIP में कितना फंड इन्वॉल्व है ये आपको क्लियर करना होगा। तो WIP का सपोज जो पीरियड है, होल्डिंग पीरियड जिसको अपन बोलते हैं, ये 1 मंथ है। तो इसका मतलब इसमें रॉ मटेरियल का पूरा पैसा लग चुका है। तो रॉ मटेरियल का जितना भी अमाउंट इसमें लग गया उसका आप 100% इसमें लोगे। लेबर और ओवरहेड में जितनी कॉस्टिंग आपकी आ रही है, जैसे इससे पहले आपने निकाला होगा, आपको कॉस्टिंग अलग से क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो लेबर का जितनी भी कॉस्टिंग आपको लग रही है, आपको क्वेश्चन में डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी दिया रहेगा। जैसे मैंने अभी ये एज्यूम किया कि 50% ही लेबर कंप्लीट हुआ और 50% ओवरहेड कंप्लीट हुआ, तो जितनी भी कॉस्टिंग इसकी लग रही है उस कॉस्ट का आपको 50% करना होगा। क्योंकि और ये तीनों चीज़ें 100% नहीं हो सकती, क्योंकि यदि तीनों चीज़ें 100% हो जाएगी तो मैं नाम WIP नहीं दे सकता, वो फिनिश। इसलिए आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में हो सकता है यहाँ 70% दिया हो सकता है यहाँ 40% दिया हो सकता है इन दोनों परसेंटेज को अलग अलग कर। इसका मतलब WIP की कैलकुलेशन में आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि मैक्सिमम केसेस में रॉ मटेरियल 100% होता है। यदि दे दिया गया है कि रॉ मटेरियल भी आपको 70% लगा है तो ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रॉ मटेरियल भी कुछ पार्शियल पार्शियल हम करके लगाते हो यहाँ WIP में, तो रॉ मटेरियल का भी परसेंटेज 100 से कम हो सकता है। बट यदि कुछ भी नहीं दिया है तो आपको रॉ मटेरियल 100% लेकर के एजम्पशन नोट लिख करके आना है। रॉ मटेरियल का 100% लेके लेबर एंड ओवरहेड का जितना परसेंटेज आपको डिग्री ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है, डिग्री ऑफ लेवल कंप्लीशन दिया हुआ है, आपको वो लेना है और इन तीनों को ऐड करना है, तब आपका यहाँ पर WIP का स्टेज आएगा। और सेम इसमें भी आपको फॉर्मूला वही रखना है फ्रेंड, जैसे हमने आपको स्टॉक का फॉर्मूला बताया। जैसे आप होल्डिंग पीरियड में यहाँ पर रॉ मटेरियल का यूज़ किया, से फॉर 30 days दिया हो, तो आपने एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिया, तो यहाँ पे WIP आ जाएगा। उसका जो ड्राइवर है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो WIP के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे आपको ये फॉर्म और ये फॉर्म से आपका निकलना। मैंने आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ये दोनों चीज़ें बता दी अभी। सबसे पहले फर्स्ट हमने साइकिल डिस्कस की, वर्किंग कैपिटल साइकिल, जैसा कि यहाँ पर था, जिससे आपको पीरियड बताएगा कि आपका टोटल रॉ मटेरियल कितने पीरियड तक आपके यार्ड में है। तब रॉ मटेरियल जितने भी पीरियड तक आपका था उसके बाद वो कंज्यूम होकर के WIP बनाएगा। WIP से आपका ये फिनिश गुड्स बनेगा। फिनिश गुड्स को सेल करोगे तो आपका डेटर्स क्रिएट होगा, या तो कैश सेल हो जाएगा तो कैश जनरेट हो जाएगा, और फिर कैश से आप फिर रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। मतलब ये वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो आपका चलता जाएगा। और वर्किंग कैपिटल में आपको जो फंड की इन्वॉल्वमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंड की रिक्वायरमेंट निकालने के लिए हम बैलेंस शीट का फॉर्म देखा एक। बैलेंस शीट में आपको इस होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे स्टॉक कैसे निकलता है, रिपीटिंग वंस अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि वर्किंग कैपिटल साइकिल के बेसिस पे जितने भी आपके पीरियड्स दिए हुए हैं, कैश हमारे पास इतने पीरियड तक होगा, डेटर्स स्टॉक आपका इतना पीरियड तक होगा, होल्डिंग पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड और क्रेडिटर्स को पेमेंट पीरियड, ये आपका जो पीरियड दिया हुआ है उस टाइम को, उस होल्डिंग टाइम को आप स्टॉक में यूटिलाइजेशन, मतलब आपका स्टॉक निकलेगा उससे। तो ये स्टॉक, डेटर्स, इन सब चीज़ों के अमाउंट को निकालने के बाद आप इस अमाउंट से टोटल करेंट एसेट निकालेंगे ऐड करके। कैश और बैंक मैक्सिमम केस में आपको दिया रहेगा बैंक से क्वेश्चन में। ये सारी चीज़ों को निकालने के बाद आपको मैं ये रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ कि आप जब क्वेश्चन दिया हुआ हो तो क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन को इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ही एक फिगर निकाल करके लिख लें, ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो। सारे करंट एसेट को निकालने के बाद आप कंफर्टेबल वे में इसको आप जोड़ लीजिए। करंट एसेट जोड़ने के बाद आप करंट लाइबिलिटी निकाल लीजिए। सारे करंट लाइबिलिटी निकालने के बाद उसमें से माइनस कर लीजिए कि आपका वर्किंग कैपिटल निकल जाए। कई बार क्वेश्चन में आपको ये भी दिया रहता है कि जितना भी आपका वर्किंग कैपिटल है उसमें आप और एक्स्ट्रा 15% कुशन के रूप में रखना चाहते हैं। अब जितने आपका एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उससे आप 25% एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं, और तो जितना वर्किंग कैपिटल आप निकलेगा आपका, उसके आप लैंग्वेज को ध्यान देंगे, आप उसमें 25% एज अ मार्जिन आप और ऐड
फिर आप वर्किंग कैपिटल की 25% आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 25 रखना है हमको क्वेश्चन, 12 रखना है, 15 रखना है, 10% रखना है। जितना भी वर्किंग कैपिटल आपका आएगा उसका आपको 20% या 10% या जो भी परसेंटेज आपको दिया हुआ है वो मार्जिन और कुशन के फॉर्म में ऐड करना है। ऐड करने के बाद वर्किंग कैपिटल निकलती है। वो वर्किंग कैपिटल जो है आप फाइनेंस कराने के लिए आप व्यवस्था कर लेंगे। टंडन कमेटी जैसे मैंने आपको बताया 75% रिकमेंड करती है। अलग अलग फार्मूले उसके दिए गए हैं, वो सारे फार्मूलेज 75% फाइनेंस करा बैंक वालों को प्रपोजल दे सकते हैं। वो ओवरड्राफ्ट या सीसी लिमिट का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे और आपको वर्किंग कैपिटल के रूप में फाइनेंस करें। वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी इसलिए है फ्रेंड्स। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट समझना, उसको मैनेज करना प्रॉपर, क्योंकि यदि वर्किंग कैपिटल प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा उस पर अपन अपनी वर्किंग कैपिटल प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ इसका मतलब कि आपके पास आपकी लिक्विडिटी नहीं मेंटेन हुई। मतलब आपको जब कैश की रिक्वायरमेंट थी तब आपने कैश आपके पास नहीं आ पाई। आपके पास जब आपको पेमेंट करना चाहिए था किसको, आपके क्रेडिटर्स को, तो आपके पास में लिक्विडिटी नहीं थी। तो वर्किंग कैपिटल का बैड मैनेजमेंट कहलाएगा ऐसे केस, और उसके रेप्यूटेशनल लॉस होगा आपका। रेप्यूटेशनल लॉस होगा इसका मतलब कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं, मतलब आपके सप्लायर्स हैं, वो आपको सप्लाई करने में रिलक्टेंट फील होंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि आप उनको प्रॉपर टाइम आने पर पैसे नहीं दे पाए या पेमेंट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपका वर्किंग कैपिटल पुअर था। तो उस केस में रेपुटेशनल लॉस होगा, आपकी गुडविल लॉस होगी। तो उस केस में आपको जब नीड होगी उस केस में आपके सप्लायर आपको रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। सेकेंड, आप अपने डेटर्स को फाइनेंस किए भाई 30 डेज में दे देना, मंथ्स में दे देना, 3 मंथ्स में दे देना, और उस केस में आप उनसे कलेक्ट नहीं कर पाए या उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए तो आपकी लिक्विडिटी क्रंच होगी। उस केस में आपका फिर से रेपुटेशनल लॉस होगा कि आपके पास लिक्विडिटी जब जरूरत थी तो पैसे मिल नहीं पाए आपके। तो उस केस में आप भी उनको क्या करोगे, क्रेडिट में देने से रिलक्टेंट फील करोगे, क्रेडिट में ना कैश बेचोगे तो आपका सेल कहीं ना कहीं सेल का क्वांटम डिक्रीज होगा, क्योंकि कंपटीशन में आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि आपके क्रेडिट पीरियड, आपके क्रेडिट पॉलिसी ऐसी हो जिससे आपके कस्टमर्स सपोर्टेड हों। मतलब हमको एक तरफ कस्टमर्स को भी ध्यान में रख के चलना है, डेटर्स को उस तरीके से हमको एवरेज मेंटेन करना, मीन्स क्रेडिट पीरियड हमको उस तरीके से अपनी क्रेडिट पॉलिसी बनानी है, और एक तरफ आपको अपने सप्लायर को भी हैंडल करके चलना है कि आपके सप्लायर आपको जितना क्रेडिट में दिए हैं आप उसको टाइमली पेमेंट कर सकें। टाइमली पेमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपका वर्किंग कैपिटल प्रॉपर होगा। का मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दोनों ही एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ सप्लायर्स, दूसरे तरफ एक और पैरामीटर हुआ आपका स्टॉक। मतलब आपके ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप स्टॉक बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में इन्वॉल्व करके रखे हुए हैं जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल फंसी हुई है। तो स्टॉक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखे हैं, वर्किंग कैपिटल फंस गई है, इसका मतलब आपको जो फाइनेंस है कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट तो आपको देना ही पड़ रहा है, ओवरड्राफ्ट और का इंटरेस्ट तो आपको लग ही रहा है, और उस स्टॉक का आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं कॉस्टिंग आपकी बढ़ जा रही है। कॉस्टिंग आपकी फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट आपकी बढ़ जा रही है, इसका मतलब आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही है। पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही है तो आप कंपिटिटिव प्राइस में आप अपने कंज्यूमर को गुड्स नहीं पहुंचा पा रहे हो। इसका मतलब ये भी आपका यहाँ से लिंक हो गया, मैंने करा दिया। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी ध्यान रखना है कि आपकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो कम से कम पड़े। दैट मीन्स आपको जब ज़रूरत है आप तभी रॉ मटेरियल परचेज कीजिए, जैसे जस्ट इन टाइम होता है परचेज, उस तरीके से आप लीजिए जिससे आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कम से कम होगा। कम से कम WIP होनी चाहिए आपकी पाइपलाइन में, गुड्स उतना ही हो जितना आपको फिनिश गुड्स बनाना हो, और तुरंत अपनी प्रोसीजरल मशीन एस्पेक्ट्स ऐसी जैसे कि फैसिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप तुरंत फिनिश डालें। फिनिश गुड्स भी बहुत ज़्यादा बना बना करके ना रखें आप, जब कस्टमर की नीड हो, डिमांड हो, तभी आपके पास फिनिश गुड। मतलब इन सारी चीज़ों को मैनेज प्रॉपरली करते रहे हम ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, और इसमें सक्सेस होने पर ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता निर्भर करती है। फॉर बीइंग अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इस प्रैक्टिकल फार्मूले के बेसिस पे मैंने आपको समझाया है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप प्रॉपर ये सारे फार्मूलेज को अच्छे से पढ़ करके समझेंगे। मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, आप फार्मूले को याद ना करें, समझें, ताकि कैसे भी सिचुएशन में आप फार्मूले को पुट करके लगाना, फार्मूले को यूटिलाइज करना, और उससे प्रैक्टिकल सेंस और परफॉर्मेंस को समझ पाओ, उससे खींच करके ला पाओ, और आप क्वेश्चन प्रॉपर समझ पाओ, बना सको, और प्रैक्टिकल सिनेरियो भी आपका, आप फैक्ट्रीज सारी चीज़ों को यूज़ कर सको। तो फ्रेंड्स, आप इन सारे फार्मूलेज को बहुत अच्छे से आउट हो तो मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट। थैंक यू।